आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग वो चीज़ें सीखेंगे जो आपको किसी कोचिंग में या कोई भी शिक्षक जल्दी नहीं सिखाता है, क्योंकि उनका कारोबार ही इसी पर आधारित होता है। अगर बच्चे खुद से नोट्स बनाना सीख जाएंगे ना, तो उनका कोचिंग का धंधा मंद पड़ सकता है। तो इसलिए आज हम लोग डिटेल में समझेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। पहली बात तो इस तरह के मुझे वीडियो इसलिए बनाने पड़ रहे हैं, अब लगातार मैं गाइडेंस रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि पैटर्न बदला है। तो थोड़ा सा समय है अभी 69 बीपीएससी को लेकर, इसलिए पहले पूरा गाइड करके अच्छे से तैयार कर लेते हैं कि किस फॉर्मेट में कैसे क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, बुक क्या हो, सोर्स क्या हो, किताबें क्या हो। उसके बाद हम लोग एक बार जब शुरू करेंगे ना, तब फिर इन चीज़ों को रिलेटेड हम एक भी वीडियो नहीं करेंगे। ओके, तो इस पर आज हम लोग पूरा बात करेंगे डिटेल में। और कुछ लोग, कल मैंने कट ऑफ के रिलेटेड वीडियो बनाया था, गाइड करने की कोशिश की थी मैंने, बहुत सारे लोगों को पसंद आया है। बहुत सारे लोगों को, लगभग मैं 100% लोग जितने लोगों ने भी देखा है उसमें से मैक्सिमम लोगों ने लाइक किया है, उसको डिसलाइक किसी ने भी नहीं किया। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर, तो कल कुछ लोगों ने बोला फिर मुझे कमेंट करके भी और मैसेज करके भी कि कट ऑफ आप हाई बता रहे हैं, आपका रेंज 100 से 80 मैंने रखा है कि 100 से आपका कम जाए, जनरल का ये चांस कम है, और 80 से कम जिनका मार्क्स है वो सेलेक्ट नहीं होंगे। मैंने ऐसा बोला था, ऐसा चांस बनता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, इससे कम जा सकता है कट ऑफ, भगवान करे कम जाए। मैं तो कहता हूँ 90 चला जाए जनरल का कट ऑफ, मेरा कुछ नहीं जा रहा है इसमें, ठीक ना। लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक अंदाज़ा लगाया था, भगवान की कृपा हो 90 ही चला जाए कट ऑफ, मुझे कोई इसमें हर्ज नहीं है। आप में से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग किस चीज़ पर बात करेंगे? हम लोग मूल रूप से बात करेंगे कि नोट्स परफेक्ट कैसे बनाया जाना चाहिए। छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन मुख्य चीज़ों को मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से किस किस चीज़ को आपको नोट डाउन करना चाहिए, जिससे जब एग्जामिनेशन होता है मेंस या प्री, तो नोट्स रिवाइज करना, अपना खुद का नोट्स रिवाइज करना बहुत ही आसान काम होता है और बहुत जल्दीबाजी में आप रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप उस पेज को पलटते हैं ना, अगर आपका लिखा हुआ वो पेज है, तो पहला लाइन पढ़ते ही आपका पूरा पेज जो है वो आपके दिमाग में छप जाता है कि अच्छा इसमें ये चीज़ें लिखी होंगी। इसीलिए नोट्स बनाया जाता है। ओके, और कोई पर्पस नहीं होता है नोट्स बनाने का। मूल जो पर्पस होता है वो यही होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि करंट के क्या नोट्स बनाने चाहिए। करंट के आईआर का सेक्शन जो है, जो आपका बीपीएससी में आता है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या फिर पॉलिटी का जो सेक्शन होता है, इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है, तो करंट अफेयर के नोट्स जो होते हैं ना, पर डे के हिसाब से बनाओगे तो बहुत ही लेंदी करंट अफेयर का नोट्स बन जाता है। उसको फिर आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो मंथली जो मैगजीन आती है उसी को पढ़ा कीजिए, उसका नोट्स बनाना कोई इतना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, आईआर वगैरह का नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इसको रिवाइज करने में अंतिम समय पर मेंस से पहले आपको काम आता है। बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। यूपीएससी में तो मंथली मैगजीन जो आता है वो इनफ होता है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ के, आर्टिकल पढ़ के नोट्स बनाने से ज़्यादा अच्छा होता है कि डेली आप कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ें। ओके, अगर कोई इसमें ऐसा पॉइंट दिख गया तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स में। डिटेल नोट्स नहीं बनाना पर डे का। महीने में 30 पेज का बनेगा, 40 पेज का बनेगा मिनिमम, तो सोच सकते हो कितना बल्कि हो जाएगा आगे आते आते। मूल रूप से जीएस की हम लोग बात करेंगे, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, उसके बाद से इकोनॉमी की, और भी किसी भी सब्जेक्ट को आप ऐसे ही बना सकते हैं नोट्स। क्यों ज़रूरी होता है? पहली चीज़ तो आपकी लेखन शैली से सुधरती है। बहुत सारे लोग हिंदी लिखने में गलत करते हैं, मैं भी कई बार मिस्टेक करता हूँ। तो लेखन शैली सबसे पहले आपको सुधरता है। और बुक पढ़ने की आदत जब डलती है ना, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर घबराएंगे नहीं। आपका खुद का नोट्स बनाने का जब हैबिट डेवलप हो जाएगा, तो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर सबसे पहले घबराहट दूर हो जाती है और आपको सोर्स क्लियर हो जाता है कि हाँ, यहाँ से ये चीज़ पढ़ा है हमने, वहाँ से रिवाइज करना है। और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को आप ज़्यादा फोकस करते हैं। फैक्ट भी होते हैं बुक में, लेकिन फैक्ट का रिवीजन अलग तरीके से टेस्ट सीरीज वगैरह के माध्यम से भी हो जाता है। ध्यान से देखिएगा अंत तक। अब चलता हूँ मैं डायरेक्ट नोट्स पर ही दिखाता हूँ, बुकों को दिखाऊंगा, फिर मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा। और एक चीज़ मैं सॉरी बोलते हुए बोल देता हूँ, कृपया नोट्स ना मांगे मुझसे, मैं आपको नोट्स नहीं दे पाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं दे पाऊँगा। आप अपना नोट्स बनाइए, तभी आप उसकी कदर कर पाएंगे। आप भी किसी को मत दीजिएगा अपना नोट्स, कभी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। सबसे पहला रूल यही होता है तैयारी करने का। कभी भी किसी से अपना नोट्स शेयर मत कीजिएगा आज के बाद। ओके, क्लास नोट्स अलग होता है, जो खुद से पढ़ के बनाते हैं, वो नोट्स शेयर मत कीजिएगा कभी भी किसी से। चलिए शुरू करते हैं। जैसे प्राचीन भारत 11th की आपने पढ़ना शुरू किया, रामचरण शर्मा की बुक है, ये सबके पास होगा। प्राचीन से एनसीईआरटी के सारे पीडीएफ आपको मेंस ग्रुप में मिल जाएगा, मैंने भेज दिया, सारे क्लास के पीडीएफ हैं। ये दूसरा चैप्टर है इसका, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखन।
बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा चैप्टर को लोग स्किप कर देते हैं, जबकि इतिहास का बिल्डिंग ब्लॉक यही है। एक एक चीज़ को देखते चलना, क्या लिखा है इन्होंने। यहाँ से ऊपर से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, क्या लिखा है कि यद्यपि शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और जीवन चरित्र जैसे ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को सजोए रखा, तथापि प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आकर आरंभ होता है। ब्रिटेन वालों ने जब यहाँ शासन कायम किया तब उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। औपनिवेशिक शासन के हित में उन्होंने भारत के इतिहास लेखन को फिर से शुरू किया। किसके दृष्टिकोण से? औपनिवेशिक दृष्टिकोण से, जिसमें वो लोग हमें क्या साबित करते हैं कि भारत के लोग हीन थे और हमारा जन्म ही हुआ है इन पर शासन करने के लिए। इस एक लाइन को जब आप पढ़ेंगे ना ढंग से तो कितना चीज़ निकला कि औपनिवेशिक प्रशासन के लिए उन्होंने हमारे इतिहास लेखन करने का सोचा। इसको जब आप नोट डाउन करेंगे तो मान लो स्टेटमेंट देता है कि अंग्रेज़ों ने जो इतिहास लेखन किया वो औपनिवेशिक तरीके से किया गया, तो ये सही हो जाएगा। जब 1765 में बंगाल, बिहार और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया तब शासकों को हिंदुओं के उत्तराधिकारी की न्याय व्यवस्था के कठिनाई का अनुभव हुआ। 1776 में सबसे अधिक प्रमाणिक मानने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के माध्यम से किया गया। 1776 मनुस्मृति, कोड ऑफ जेंटू लॉ। मेरी ख़राब हैबिट है, मैं बुक पर लिख लेता हूँ क्योंकि बुक पर लिखना बहुत पसंद आता है मुझे। मोटा होता है ना पेज थोड़ा सा। अगर आप इसको नोट्स में लिखना चाहते हैं तो नोट्स में लिख सकते हैं। क्या हुआ, ये पहला फैक्ट आपको मिल गया। ये सवाल सीधा सीधा पूछ लेता है कि चलो क्रम में लगाओ। मनुस्मृति का अनुवाद, उसके बाद से कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई है वो, या लंदन में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना हुई है उसका क्रम में लगाइए, कौन सा पहले कौन सा बाद में। बस पहला पेज से सवाल था, लेकिन आप इसमें गलत कर देंगे। यही चीज़ें आपको बुक में नोट करना है। जैसे आप क्या नोट करेंगे, पहला तो औपनिवेशिक शासन के लिए, दूसरा क्या था कि 1776 में मनुस्मृति का कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से अनुवाद किया गया। ओके। हिंदुओं को दीवानी न्यायकार में पंडित लोग, मुसलमानों के दीवानी न्यायकार में मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए। जो 1773 के एक्ट के बाद जो वारेन हेस्टिंग्स बना, बहुत सारे न्यायालय भारत में स्थापित किए गए, तो उस समय आपसे स्टेटमेंट क्या देगा एग्जाम में, आपको ये लिखना पड़ता है क्यों, मैं बताता हूँ। आपसे स्टेटमेंट दे देगा कि उस समय की जो न्याय व्यवस्था थी वो धार्मिक रीति रिवाज पर आधारित थी। तो आपको मन में क्या आएगा, नहीं अंग्रेज़ तो आए थे तो बिल्कुल मॉडर्न चीज़ें लेकर आए थे, उन्होंने धार्मिक नहीं किया था। नहीं, गलत। उन्होंने अदालत में पंडित को भी बिठाया था और मौलवी साहब को भी बिठाया था, और दोनों हिंदू मुस्लिम लॉ के हिसाब से फैसला लेते थे अपने अपने लोगों का। समझ गए बात? तो ये आपको नोट में यहाँ पर नोट्स करना है। ओके। इसके हिसाब से जब आप आगे पढ़ते जाएंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, और इसके डेट को सही लिखना है क्योंकि इससे आपको क्रम वाइज में अगर बोलता है क्रम में लगाने को, अलग अलग कथाओं को, अलग अलग घटनाओं को, किताबों को, व्यक्तित्व को, तो आप इसको क्रम में आसानी से लगा सकते हैं। इसी तरह से बनाया जाता है। हिस्ट्री के लिए मैं कह रहा हूँ। देख लो, हर लाइन में फैक्ट है, हर लाइन में वो है, तो सारे फैक्ट तो नहीं हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, भारतीय विद्या के अध्ययन में सबसे अधिक बढ़ावा दिया जर्मनी के सपूत मैक्स मुलर ने, जिनका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बीता है, और 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी। उन्हें महसूस हो गया कि इसके बाद आगे का पूरा चैप्टर है आपको मिल जाएगा। एक अंदाज़ा तो लग ही गया होगा। इसी तरीके से देखो यहाँ पर क्या है, मैक्स मुलर के संपादकत्व में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। अनुवाद सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज से कुल मिलाकर 50 खंडों में इसका प्रचारित किया गया। अब आपसे पूछेगा कि सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट किसने लिखा है, तो आप फिर वो बोलेंगे कि कहाँ से पूछ ही ले, ये तो आज तक किया ही नहीं था। ये आपके एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर का दूसरा पेज है। ओके। इसी तरीके से जब आप बनाते जाएंगे, आगे मैं आता हूँ और भी चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सारांश ये है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। जो आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो अंत में मर्म क्या निकल के आता है इतना सब कुछ का, यही सारांश। आपसे मेंस में क्या सवाल पूछा जाएगा कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना। विवेचना कीजिए। अब करो विवेचना। जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे विवेचना करेंगे? आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैक्स मुलर साहब ने क्या बोला, किस राइटर ने क्या बोला, किस राइटर ने हमारे बारे में अच्छा लिखा, किस राइटर ने हमारे बारे में ख़राब लिखा। जैसे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा है? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा है। इसकी क्या योगदान है? इनकी योगदान ये थी कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा औपनिवेशिक तरीके से भारतीयों को हीन मान के बिल्कुल लिखा था।
ओके, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ कि ये विंसेंट आर्थर स्मिथ थे, इन्होंने क्या कहा था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इसी बुक में कि उपयुक्त अनुवादों के प्रस्तावना में और उनके आधार पर लिखी पुस्तकों में पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास और समाज के स्वरूप के बारे में कई सामान्य निष्कर्ष स्थापित किए। उनका मत है कि प्राचीन भारत के लोगों का इतिहास का विशेषतः काल और तिथि क्रम का बोध ही नहीं था। वो हमें ऐसा मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं और आध्यात्मिक परलौकिक समस्याओं में डूबे रहे हैं। अहलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे, मतलब पृथ्वी की चिंता नहीं करते थे, हमेशा आत्मा परमात्मा की बात करते थे, ऐसा ये कह रहे हैं। जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी कुचक्र माना। पाश्चात्य विद्वानों ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारतवासियों को न तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था, न किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव था। ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित हैं। तो जब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो अंग्रेज़ों ने, अभी मैंने सवाल बताया था आपको कि ब्रिटिश इतिहासकार ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र उपलब्धि को नीचा दिखाना, इसकी विवेचना कीजिए, तो उसमें आप विंसेंट आर्थर स्मिथ का आपको उल्लेख करना पड़ेगा, फिर उसका खंडन करना पड़ेगा। पहले तो उसका समर्थन करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, फिर आप कुछ भारतीय इतिहासकारों की बुकों को देखकर बोलेंगे कि भारतीय इतिहासकारों ने फिर उसको खंडित करने की कोशिश की थी। अब अगले पर चलते हैं। अगले में मैं दिखाता हूँ कि अगले पर क्या है। अगले में ये और ऐसे ही इतिहास के बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे हड़प्पा का ये है, ये तो था फैक्ट का कि कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि आपको विवेचना करना पड़ेगा, खंडन करना पड़ेगा। तो उसमें पहले तो उनका तो नाम तो लिखेंगे ना कि किसने, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने क्या बोला, उसका खंडन किसने किया, बहुत सारे आपको पहले दूसरे चैप्टर में मिल जाएंगे। जैसे हड़प्पा का ये है आपका चैप्टर। ओके, अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ है। जैसे पशुपालन का ये टॉपिक है। कृषि पर निर्भर होते हुए हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। वो बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर पालते थे। ये सारे पूछता है भाई कि किस पशु को पालते थे, नहीं पालते थे। जैसे आपसे पूछेगा कि गाय प्रधान थी कि नहीं थी, गाय का नहीं मिला है, लगभग में नहीं थी प्रधानता उनकी गायों की। कुंवर वाले सांड विशेष प्रिय थे। कुत्ते शुरू से ही पालतू जानवर, बिल्ली भी थी। ये सब चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। ये सब कहाँ से पता चलता है, ये सब इसी से अलग अलग स्रोतों से पता चलता है। इन्हीं को आप नोट्स में जब नोट डाउन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक फैक्ट और कॉन्सेप्ट का मिश्रण होकर आपका एक परफेक्ट नोट्स तैयार हो जाता है। हिस्ट्री का बनाना आसान होता है। अब चलते हैं आगे और भी मैं दिखाता हूँ। अगला चैप्टर क्या है कि आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक युग। अब जैसे इसको आप पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या है कि यह कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। उनकी प्रारंभिक संस्कृति करीब करीब एक प्रकार की थी। वे हिंद यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते थे। यहाँ पर आपको आके थोड़ा सा रुक जाना है। क्या आपको सर्च करना है गूगल पर जाके कि हिंद यूरोपीय भाषा परिवार के भाषाएं कौन कौन सी हैं। क्या संस्कृत है, क्या इंग्लिश है, क्या ये दोनों एक ही परिवार की भाषाएं हैं। जब आप इसको जाके सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा कि हिंद यूरोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। क्योंकि आपको क्या कर सकता है, ऑप्शन में डाल देगा कि निम्न में से कौन कौन से हिंद यूरोपीय परिवार की भाषाएं हैं और नहीं हैं। ऑप्शन में देगा तमिल देगा, कन्नड़ देगा, हिंदी दे देगा, उसके बाद से कौन सा देगा, संस्कृत दे देगा आपसे, और इंग्लिश दे देगा, और पूछेगा बताइए इनमें से कौन कौन से हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुक के क्या करना चाहिए, सर्च कर लेना चाहिए। सर्च कीजिए खुद ही से। जितना ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ाएंगे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। जब एग्जाम में आप क्वेश्चन देखेंगे आपको लगेगा कि मेरे नोट से पूछा गया सवाल है। ओके, यहाँ से आप पढ़ना शुरू कीजिए। इनका फिर पूरा पशुपालन का देगा। पशुपालन के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आर्यों के समाज में पुरुष की प्रधानता थी। मान लो एक स्टेटमेंट दे दिया, क्वेश्चन दिया कि आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट, आर्य महिला प्रधान समाज था, उनका पुरुष प्रधान समाज था। कृषि होती थी वहाँ पर, पशुपालन होता था वहाँ पर। तो आप क्या बोलेंगे, कृषि वाला काट दो, महिला वाला काट दो, पशुपालन होती थी और पुरुष प्रधान समाज था। क्यों, क्योंकि हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, अपने नोट्स में इसको नोट डाउन किया है। इस हिसाब से क्या होता है, आपका नोट्स बनता जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि आपको दिखाता हूँ मैं, जनजातीय राज व्यवस्था एक चैप्टर है यहाँ पर। इसी में टॉपिक है जब आप पढ़ेंगे आर्यन वैदिक युग जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैदिक युग। इसके बाद फिर उत्तर वैदिक आता है। अभी हम लोग पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का भी देखेंगे। देखो ये क्या हुआ है, जनजातीय राज व्यवस्था, मतलब उस समय का जनजातीय क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि कबीला वाला था। उनका जो समाज था उस समय अपने पूर्वजों का, वो कबीला था। इसमें से आपको क्या लिखने हैं, इसमें से आपको अधिकारियों के नाम नोट डाउन कर लेने हैं।
उसके बाद से कॉन्सेप्ट देखना है कि क्या क्या कौन किसके नीचे काम करता था, कौन किस क्षेत्र पर राज करते थे। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में चलता था, क्योंकि वही युद्ध का सफल नेतृत्व करता था। वह राजन अर्थात राजा कहलाता था। कबीला का जो प्रधान होता था कौन कहलाता था? राजन कहलाता था। एक फैक्ट तैयार हो गया। यही पूछ लेगा आपसे, कबीला का प्रतीक कौन कहलाता था? दे देगा ऑप्शन, ग्रामीण कहलाता था, राजन कहलाता था, अलग अलग चीज़ें दे देगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ। हमें इस बात का भी आभास मिलता है, कबीलों की आम सभा को समिति कहलाती थी जो अपने राजा को चुनती थी। राजा अपने कबीले का रक्षक कहा जाता था। आम सभा क्या कहलाती थी? समिति कहलाती थी। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ऋग्वेद में कबीले या कुलों के आधार पर बने बहुत से संगठनों के नाम मिलते हैं, सभा, समिति, विदथ, गण। ये सब आपको नोट डाउन करते जाना है और क्या बन जाएगा आपका? ये नोट्स बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है, ग्रामीण ग्रामणी कौन होते थे? लड़ाकू दल का प्रधान होता था। वज्रपति बड़े जत्थे का प्रधान जो होता था वो वज्रपति कहलाता था। ये इसी बुक का नोट्स है, इसी बुक का ये लिखा हुआ है। ओके, तो बुक से जो आपको फैक्ट्स नोट करने हो तो मैंने दिखा दी। अब मैं कुछ आपको अपने जो मैंने किए हैं वो मैं दिखाता हूँ, फिर वीडियो ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा ही वीडियो होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलता है पढ़ने को, देखने को, और सिलेक्शन में काफ़ी मदद मिलेगा आपको मेरे कंटेंट से। इतना तो मैं कह सकता हूँ। चलिए शुरू करते। गुप्त साम्राज्य, जैसे मैंने पढ़ा, सबसे पहला चीज़ मैंने क्या लिखा, इसी बुक से पढ़ा है। स्रोत प्रयाग प्रशस्ति उदयगिरी से प्राप्त गुहालेख किसका है? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है। उदयगिरी से प्राप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का है। उत्तरी बंगाल लेख कुमारगुप्त का है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है। जूनागढ़ लेख स्कंदगुप्त का है। यहाँ से पूछ सकता है कि नहीं, मुझे बताओ भीतरी बंगाल लेख किसका है? बताओ भीतरी बंगाल लेख किसका है? तो कुमारगुप्त का है। मेरे नोट से क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आया भी, मैं दिखाता हूँ। साहित्य है, जैसे पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण, ये सब क्या है? स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं और शिलालेख के स्रोत हैं। विशाख दत्त ने लिखा है देवी चंद्रगुप्तम, इसमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी है। महाकवि कालिदास की जो कृतियाँ हैं वो हैं इसका स्रोत। शूद्रक मृच्छकटिकम है। वात्सायन का कामसूत्र जो है वो भी गुप्त वंश का इतिहास जानने का स्रोत के रूप में काम करता है। यात्री कौन कौन से आए? विशेषतः फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ह्वेनसांग आया था, इसे भी लिखना है। ह्वेनसांग, इसके बारे में, ये कब आया है? ये हर्षवर्धन के समय में आया है। लेकिन हर्षवर्धन जो है गुप्त साम्राज्य के उसके बाद उत्तर भारत के क्षेत्रों में राज्य करते हैं, तो इसलिए ह्वेनसांग जब आया तो इसने कुछ कुछ गुप्तों के इतिहास के बारे में भी लिखा है। ओके, अब ऐसे स्मारक हैं। स्मारक कौन कौन से गुप्तों के समय के? तो नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, भूमरा का शिव मंदिर हो गया, तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर हो गया। इस बार का बीपीएससी का सवाल आपको झट से याद आ जाएगा। देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर हो गया, भीतरगांव कानपुर का मंदिर हो गया, लरखान एहोल के समीप है, ये भी इसका स्रोत है स्मारक के रूप में। वंशावली फिर मैंने लिख ली, कौन किसके बाद आया है, प्रादुर्भाव कैसे हुआ, वो पूरा कहानी लिखा हुआ है जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। गुप्त साम्राज्य का फैलाव फिर मैंने लिख लिया, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, कैसे ये लोग काम करते थे। समुद्रगुप्त जिसको परम क्रमांक, परम भागवत की भी उपाधि दी जाती है। परम भागवत से क्या पता चलता है कि वैष्णव धर्म जो था वो इस समय अपने चरम पर था। गरुड़ का हमें मिलता है, गरुड़ प्रकार के सिक्के मिलते हैं, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के मिलते हैं, परशु प्रकार के सिक्के मिलते हैं, अश्वमेघ प्रकार के सिक्के मिलते हैं। जिससे क्या पता चलता है कि अश्वमेघ यज्ञ किया था समुद्रगुप्त ने। व्याघ्र हनन मिलता है, वीणा वादक प्रकार, यानी कि समुद्रगुप्त वीणा वादन का भी काम करता था, ये मिलता है। युद्ध और विजय उसका ये रणनीति था। आर्यावर्त का युद्ध, दक्षिणापथ का युद्ध। धर्म विजय राज्य की नीति थी एक उसकी, मतलब कि बस जीत लो उसके बाद छोड़ दो। ये पूरा गुप्त साम्राज्य का मैंने मैप बनाया हुआ है अपने नोट्स में। आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध भी हुआ था इसमें, है ना। और क्या है? प्रस्भोधरण, यह दक्षिण भारत में अपनाई गई नीति। ग्रहण मोक्षानुग्रह, क्या लिखा हुआ है? ये रणनीति है समुद्रगुप्त की, ग्रहण मोक्षानुग्रह के विपरीत थी। दक्षिण भारत में क्या था? जीतो लेकिन उनको राज करने के लिए छोड़ दो, बोलो कि कर चुकाते रहो, तुम याद करते रहो। प्रशासन देखो मैंने क्या लिख रखा है अपने नोट्स में। अपने नोट्स में इसलिए लिखा है कि जब भी मैं अपने नोट्स को खोलूंगा तो जैसे ही मैं पढ़ूंगा प्रशासन किससे पढ़ना है, बुक से पढ़ना है। एनसीईआरटी में पेज नंबर मैंने लिख दिया, पेज नंबर 202 11th एनसीईआरटी के, उससे हमें इसका क्या पढ़ना है? प्रशासन पढ़ना है। तो जैसे ही मैं इस नोट्स पर जाऊँगा मुझे प्रशासन पढ़ना होगा, मैं कहाँ पर चला जाऊँगा? पेज नंबर 202 11th की एनसीईआरटी खोलूँगा, वहाँ पर प्रशासन पढ़ लूँगा, बंद हो जाएगा मेरा बुक, एक का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा, उसके स्रोत लिख लिए मैंने, फिर उसका नीतियाँ लिख ली, कहाँ पर किससे लड़ाई किया, सारा कुछ लिख लिया। फिर गुप्तों के अधिकारियों के नाम मैंने लिख दिए, कौन से अधिकारी कौन से काम करते थे। अधिकारी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कुमारमात्य जो होता था, कुमारमात्य ये क्या कहलाते थे? वर्तमान के आईएएस जैसे होते हैं ना, ये उस समय वही होते थे कुमारमात्य।
शासन व्यवस्था के बारे में फिर मैंने लिखा। उसके बाद से गुप्तों का सामाजिक व्यवस्था उस समय क्या थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बचे हुए थे। उसके बाद से गुप्तों का इतिहास खत्म हो जाता है, एक टॉपिक पूरा खत्म हो गया। किसी भी टॉपिक का क्या लिखना होता है इतिहास में, स्रोत। अब पॉलिटी पर चलेंगे हम लोग बंधुओं। स्रोत के बाद उसके स्रोत में साहित्यिक स्रोत कौन से हैं, पाषाण वाले स्रोत कौन से हैं। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, कैसे क्या काम किया, वंशावली कैसे रही, कौन से युद्ध किया इन्होंने, कौन से विजय किया, प्रशासन कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसी थी, महिलाओं की कैसी स्थिति थी, वर्ण व्यवस्था कैसा था, और चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बस बात खत्म। सामाजिक और राजनीतिक जीवन 2 पॉलिटी की बुक है, इंडियन पॉलिटी की बुक है। आपको 8वीं के NCERT में मिल जाएगा। ये बेसिक से बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा और बेसिक कैसे जा सकते हैं हम लोग, बताइए। देखो ये तो शुरू हुआ है, भारतीय संविधान क्या होता है, क्यों पढ़ना चाहिए, किसी देश के संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सब आपको मिल जाएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये देखो क्या है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन की मांग को पहली बार अधिकृत रूप से शामिल किया। यही पूछेगा कि कांग्रेस ने अधिकृत रूप से संविधान सभा की मांग को कब शुरू किया, तो 1934। आंसर आपका हो जाएगा इससे। देखो यहाँ से आप पढ़ना शुरू करो, जो दुनिया के सारे देशों में किस तरह से संविधान बनते हैं, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। उदाहरण दिया है यहाँ पर, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण कौन कौन से आते हैं, यही पूछता है आपसे लिखने को आंसर राइटिंग में कि भारतीय संविधान कौन कौन से मुख्य लक्षण है। तो संघवाद की भावना है, या और भी जो भी चीज़ें हैं वो सारा आपको इसमें मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका नोट्स मैंने कैसे बनाया। डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में दिया हुआ है, बहुत सारे संविधान विशेषज्ञों का आपको इसमें कथन मिल जाएगा, जो आप आंसर राइटिंग में धड़ल्ले से यूज कीजिएगा, उससे नंबर बढ़ते हैं आपके। जैसे संघवाद है, संघवाद का मतलब देखो यहाँ पर समझाया हुआ है। भारत में इतने सारे सामुदायिक उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग पूरे देश के फैसले न लें। संघवाद के टॉपिक में जब आप इसको लिख कर आएंगे ना, तो चेक करने वाला रुक जाएगा आपके स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए, पढ़ेगा, उसको अच्छा लगेगा, अच्छे मार्क्स देगा, फिर आगे बढ़ेगा। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। उसके बाद इसके पीछे देखो सवाल दिए हुए रहते हैं, क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे बेसिक सवाल, इसको लिखिए ज़रा, मुझे बताइए कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है संविधान की ज़रूरत, क्या ज़रूरत पड़ी संविधान की। ये चीज़ आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलता है। लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है, बिल्कुल है फैक्ट वगैरह के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर नहीं दिए हुए रहते हैं। अब देखो मैंने इसका नोट्स बनाया। सामाजिक और राजनीतिक जीवन 2, भारतीय संविधान बहुमत की निरंकुशता से समाज को खतरा पहुंच सकता है। संविधान बहुमत बहुसंख्यक दोनों को निरंकुश होने से रोकती है। बहुमत को, जैसे मान लो किसी गवर्नमेंट को मिला 450 सीट, मान लो मोदी जी कल को 450 सीट लेकर आ गए और इन्होंने क्या बोला, अब तो संविधान में हम देश को चलो कुछ और घोषित करते हैं आज से, तो ऐसा नहीं होगा। संविधान उनको क्या बोलेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्या है संविधान में, किसको शक्ति दी गई, सुप्रीम कोर्ट को। कोई ऐसा उलट एक्ट बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा कि जो मूल ढांचा है संविधान का उसका उल्लंघन हो रहा है, रुक जाइए, आपका अकेला का देश नहीं है, बीजेपी का देश नहीं है, या किसी और पार्टी का देश नहीं है, ऐसा मत सोचना मैं मोदी जी को टारगेट कर रहा हूँ, भाई मैं समझा रहा हूँ। तो क्या होगा, संविधान खुद को भी बचाती है, बहुसंख्यक से खुद को भी बचाती है, बहुमत से भी खुद को बचाती है, और अल्पमत लोगों को भी बचाने का काम कौन करता है, संविधान ही करता है। मान लो कल को देश में एक ऐसी सरकार बनती है जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिन्होंने उस सरकार को वोट नहीं किया है, उसको चाहेगी सरकार इनका हम दमन कर दें, तो संविधान बीच में आगे खड़ी हो जाएगी कि हाँ भाई रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, दायरे में रहो, आप सरकार हैं, आपके लिमिट है, कुछ मूल अधिकार होते हैं कुछ लोगों के यहाँ, तो ये किसका काम होता है, तो संविधान का काम होता है। इसी तरह से देखो मैंने यहाँ पर नोट्स लिखना शुरू कर दिया। दलगत राजनीति से परेशान होकर किसी तानाशाह को शासन सौंपने की बात सोच सकते हैं, परंतु इसमें दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। मान लो आप बीजेपी कांग्रेस सारी पार्टियों से, नीतीश कुमार से लेकर आरजेडी से उग गए, आपने बोला कि आज से आर्मी को शासन सौंप दो, तो आपको तुरंत के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा जब अनुशासन देश में आ जाएगा, तो लेकिन महीने भर बाद आपको क्या लगेगा कि ये कहाँ से आगे किस चीज़ फंस गए, मूल अधिकार कोई रहा ही नहीं, ये सब चीज़ें आपको लगने लग जाए। तो इससे भी कौन रोकता है आपको, तो संविधान रोकता है आपको ऐसे विनाशकारी सोच से। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान आपको आप ही के खिलाफ जाने से भी रोकता है, संविधान आपको आपके ही खिलाफ जाने से भी रोकता है। ओके, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, तो ये सब आपको NCERT मिल जाएगा। संविधान, भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण लिखा, जो ऊपर टॉपिक था ना, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, शक्तियों का बंटवारा, संसदीय शासन, संघवाद, ये NCERT में दिए हुए हैं। यहाँ से आपको मेंस में लिखने में आपको मदद मिल जाएगा। अब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार हैं, उनके धर्मनिरपेक्ष की समझ हो सकती है, बहुत सारा कुछ, जैसे साइंस का है, अब साइंस के भी हम लोग आगे, किशोरावस्था के वो टॉपिक है ये,
NCERT में आपको मिल जाएगा टॉपिक। स्वर में परिवर्तन होता है, लक्षण पूछेगा, किशोरावस्था में पहुंचने के लक्षण कौन कौन से होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जब पूछा जाएगा तो आपको NCERT मिल जाएंगी, है ना। जैसे देखते जाओ क्या क्या पुरुषों में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, महिला में एस्ट्रोजन हो जाता है, पीयूष ग्रंथि की बात हो रही है, सारा फैक्ट आपको इसमें मिल जाए। कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है, कौन सा हार्मोन का क्या काम होता है। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन निकलता है जो नमक की मात्रा का संतुलन करता है। क्रोध, चिंता, उत्तेजना, तनाव, ये सब इसी के कारण आती है। ये सब कहाँ है, NCERT में। फिर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि कहाँ से पूछ लिया। कुछ क्लियर हो रहा है कैसे नोट्स बनाना होता है, कैसे नहीं। क्लियर हो रहा हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। आर्थिक विकास की समझ, इकोनॉमिक्स। विकास क्या होता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास के लक्षण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। विकास का मतलब होता है एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, पीने के पानी अच्छी होनी चाहिए, हवा अच्छी होनी चाहिए। और समृद्धि का मतलब क्या होता है, देश की इकोनॉमी बढ़ते रहना चाहिए। सेकंड नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे हम, वो समृद्धि होगा। लेकिन अगर अच्छी सड़कें बन जाएंगे, अच्छे स्कूल बन जाएंगे, अच्छे स्वास्थ्य ढांचा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वो डेवलपमेंट बोलेंगे, विकास हो रहा है। तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर। उसके बाद से मैंने इकोनॉमिक्स के लिए इसलिए लाया हूँ क्योंकि इस तरह के जो ग्राफ होते हैं इकोनॉमिक्स में बनाए हुए, वो बहुत काम की चीज़ होता है। देखो क्या लिखा, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इसका यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ था कि 1971 से 72 के बीच में प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का देखो कितना कम योगदान था इकोनॉमी में। तो उसमें भी सर्विस सेक्टर जो है उसका तो सबसे कम योगदान था, है ना। और देखो 2011-12 में सर्विस सेक्टर का योगदान कितना ज़्यादा बढ़ गया, आज भी 60% से ज़्यादा है अपने सर्विस सेक्टर का योगदान अपने देश में। फिर आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर का, फिर आता है आपका प्राइमरी सेक्टर का योगदान तो आज सबसे कम है, 19% है। लेकिन ये किस चीज़ का है, ये इकोनॉमी में योगदान है। लेकिन रोज़गार में जब आप योगदान को देखेंगे तो इसका ठीक उलट है। आज भी सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर ही योगदान देता है। तो जब आप ये ग्राफ आप अपने कॉपी में बनाकर आएंगे एग्ज़ाम में, तो एग्जामिनर जो है उसको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। इसमें ये समझाया हुआ था NCERT में कि निस्संदेह प्राथमिक सेक्टर जो पहले 74% रोजगार देता था, आज भी 60% रोजगार देता है। भले ही आज इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का योगदान बहुत ज़्यादा हो, लेकिन रोजगार कौन देता है, आज भी प्राइमरी सेक्टर ही देता है। तो इस तरह के ग्राफ जब आप बनाएंगे, मैं पूरा दिखा देता हूँ, इस तरह के ग्राफ जब आप बनाएंगे अपने नोट्स में और आप एग्जाम में बना के आएंगे तो ये चीज़ आपको मदद करेगा अच्छे मार्क्स गेन करने में, रिवाइज करने में मदद करेगा एक ही बार में। ओके, तो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से मैंने बता दिया है। शुरुआत में मैंने जो आपको ग्राफ दिखाए और फैक्ट दिखाए जो बुकों में, यहाँ पर जो मैंने आपको फैक्ट्स दिखाए बहुत सारे, ये सब किसके लिए था, तो वो सब प्री के लिए था। और अभी जो मैंने आपको दिखाया ये सब किसके लिए था, ये सब मेंस के लिए था। मेंस और प्री दोनों के हिसाब से आपको नोट्स तैयार हो जाएगा। अभी आपको किस हिसाब से पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़िए जुलाई तक। कल मैंने डिटेल वीडियो बना के बता दिया था, आपको मदद मिल जाएगा। IR वगैरह का प्लेलिस्ट बना हुआ है, GS1 GS2 नाम से भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बहुत सारे टॉपिक है, उसको जाके देखिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजिए। किसी और टॉपिक पर कोई समस्या आ रही हो तो बताइए। बहुत जल्द हम लोग पढ़ना भी शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।